चलिए तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का एक सम शुरू करेंगे हम लोग। 3.1 का फर्स्ट सम हम करके देखते हैं। तो फर्स्ट सम पहले तो हम रीड करेंगे, कहता क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then, यानी कि आज से 7 साल पहले। तो पहली बात तो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज जो थी वो भी 7 साल कम होगी और उसकी बेटी की जो एज थी वो भी 7 साल कम होगी। तो आफ्ताब कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 गुना था, यानी कि मेरी उम्र तुम्हारी एज की 7 गुना थी। तो सबसे पहले ऐसे सम्स के अंदर हमको करना क्या है, इस सम्स को आपको 2-3 बार रीड करना है प्रॉपर्ली, ताकि आप इसकी कंसेप्ट समझ सकें कि इसमें क्या पूछा गया है और आपको क्या इसमें ढूंढना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2 नाम दिए गए हैं। एक दिया गया है आफ्ताब, जिसको मैं ए से डिनोट करूंगा, और दूसरा है उसकी डॉटर, जिसको मैं डी से डिनोट करूंगा। तो आफ्ताब की जो उम्र बताई गई है वो कितनी बताई गई है, आफ्ताब की उम्र बताई गई है जो भी, उसका हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x, और उनकी बेटी की उम्र को मान लेंगे हम y। x y आ गया। अब कंडीशन क्या बता रखी है उन्होंने कि 7 years ago, 7 साल पहले, 7 years ago, यानी कि 7 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी आफ्ताब की, अगर मैं यहीं पर आपको लिख के दोबारा से बताऊं तो आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले कितनी होगी, बिफोर 7 साल पहले, मैं यहीं पर आपको लिख के बताऊँ, आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले होगी x माइनस 7, यानी कि आज उसकी उम्र x है तो 7 साल पहले उसकी उम्र थी x माइनस 7। बेटी की उम्र आज y है तो 7 साल पहले कितनी थी, y माइनस 7। तो इस प्रकार से आपको दोनों की उम्र मिल गई। अब हम, जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेशन है, तो इक्वेशन मतलब इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। x और y जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंपैरिजन, यानी कि एक दूसरे के सामने लिख देंगे। जैसे कि x माइनस 7, यानी कि आफ्ताब की एज कितनी थी, उसकी बेटी की उम्र के का 7 गुना, यानी कि उसकी बेटी की उम्र 7 साल पहले ये थी, उसकी उम्र 7 साल पहले ये थी, लेकिन वो कह रहा है कि उसकी उम्र जो थी वो उसकी बेटी की उम्र की 7 गुना थी, यानी कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। तो इक्वेशन बनेगी तभी ना जब इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ तो इक्वल दिख नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहा है कि 7 साल पहले उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र की 7 गुना थी, यानी कि उसकी बेटी की उम्र का हमें 7 गुना करना पड़ेगा। 7 गुना करने के लिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये आफ्ताब की एज के बराबर होगी ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको रीड करिए प्रॉपर्ली और फिर आप देखिए इक्वेशन जो है इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल। तो इक्वल कब होगा, ये आफ्ताब की एज आज 7 साल पहले इतनी थी, बेटी की उम्र 7 साल पहले इतनी थी, लेकिन आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 7 गुना थी, इसलिए हमने यहाँ पर 7 पुट किया। तो यहाँ पर 7 क्यों आया, क्योंकि उसकी उम्र जो है उसकी बेटी की उम्र की 7 गुना थी इस वजह से। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, 7 लगाया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपली करके नहीं छोड़ देना है, और वहाँ बैठे आप सुनिए ध्यान से और समझते भी जाइए कि क्या कहा जा रहा है। तो y माइनस 7 था यहाँ पे वाला, तो इसीलिए हमने 7 लगाया। अब इन दोनों को इक्वेशन बन जाएगा हमारा, देखिए ये x का इधर x रहेगा, देन माइनस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y माइनस 49, 7 7 49। तो अब क्या करेंगे हम, x माइनस 7y, क्योंकि हमने 7y जो था इसको, ये इधर एक प्लस का है, जब हम इसको बॉर्डर के पार लेके जाएंगे इक्वल टू इस तरफ लाएंगे तो ये 7y हो जाएगा इक्वल टू, ये नेगेटिव 49 है, ये 7 जब है माइनस का, जब ये बॉर्डर के पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो माइनस का 49 और प्लस का 7, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 42, हमारे पास बचेगा माइनस का 42। तो ये जो है आपकी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, आपको याद रखना है। अब सेम वे हम सेकेंड इक्वेशन भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बताई। सेकंड कंडीशन ढूंढिए, पहले कंडीशन क्या है सेकंड वाली, तो सेकंड कंडीशन आपको ढूंढनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सेकंड कंडीशन क्या है हम लोग वो देखते हैं अभी। ऑल्सो 3 years ago, क्या कह रहा है वो, ऑल्सो 3 years ago, 3 साल पहले की बात कर रहा है वो।
ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद की बात की जा रही है, अगो नहीं कहा गया यहाँ पर, नाउ। फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि आज से 3 साल बाद। आज इनकी एज कितनी है, हमने यहाँ पर डिस्कस किया पहले, यहाँ पर आज इनकी एज है x और y। 7 साल पहले उनकी उम्र थी ये 7 साल पहले की उम्र है इन दोनों की। और आगे बताया गया, पूछा गया है कि जैसे हमने यहाँ पर 7 साल पहले की निकाली थी, वैसे ही अब यहाँ पर हम निकालेंगे 3 साल बाद की। यानी कि अगर मैं यहीं पर सॉल्व करके बताऊँ आपको, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x + 3, यानी कि 3 साल बाद की बात की जा रही है, और यहाँ पर हो जाएगा y + 3। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं हम आगे कंडीशन के हिसाब से। ये इक्वेशन बन गई हमारी x + 3 और y + 3। अब हम कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कंडीशन क्या बता रही है। वो बोल रहे हैं कि अब 3 साल बाद जो मेरी उम्र रहेगी, यानी कि आफ्ताब की एज कितनी है, x + 3 जो है, और बेटी की उम्र कितनी है, कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बनाना है हमको फिर से, y + 3, हमने दोनों का पता लग गया हमको उम्र। अब वो बोल रहा है कि 3 साल बाद जो मेरी उम्र है वो बेटी की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, यानी कि आफ्ताब की जो उम्र है वो बेटी की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, तभी बराबर होगा ना भाई। तो यहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा, तो फिर से इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए ये हो जाएगा x + 3 = 3y + 9। अब हम इक्वेशन पूरा कर दें इसका, x + 3, सॉरी ये 3y जो है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा बॉर्डर पार करके, तो ये हो जाएगा x - 3y = ये 9 जो है प्लस का है, और ये 3 प्लस का जब बॉर्डर पार करेगा 3 माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस का 6 बच जाएगा। तो ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है भाई। तो इस तरह से देखिए हमने कितनी आसानी से दोनों इक्वेशंस ढूंढ ली हैं, और इक्वेशन बहुत ही आसानी से मिल गई हैं अगर आप थोड़ा सा संयम से काम ले तो। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली भी बताना है और अलजेब्रिकली भी बताना है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पहले इसको हम बताएंगे ग्राफिकल फॉर्म में। अब ग्राफ बनाने के लिए कैसे बनाएंगे हम इसका, देखिए पहले तो क्या करेंगे आपको बताइए, जैसे आप वैल्यूज पुट करते हैं, 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाइए, उसमें हम 2-2 वैल्यूज निकालेंगे। कितने वैल्यूज लेंगे, 2-2 वैल्यूज निकालेंगे। सपोज हम पहले लेते हैं, ये है ऊपर का x और ये नीचे का है y। अब x और y की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम शुरू करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर, दिस इज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ये दूसरे का नहीं है फर्स्ट का है। अब यहाँ पर देखिए x - 7y = -42। अब हमें ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका y का वैल्यू कुछ भी आ जाएगा। तो ग्राफ के ऊपर आप जानते हैं कि अगर आपका आंसर सपोज बड़ा आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर जब 1 हुआ तो 1 - 7y = 42। अब 1 उधर जाएगा यानी कि वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का यानी कि -43 हो जाएगा। ये 7 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाए, तो हमारा आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन तो हम शो नहीं करेंगे वापस उस पर ग्राफ पे। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर पुट करना है थोड़ा दिमाग से कि ताकि हमारी जो वैल्यू है x और y की वो उतनी ही आए, यानी कि समझिए कि 10, 12, 15 तक आए, ताकि हम ग्राफ पे उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम देखने जाएं यहाँ पर x की वैल्यू हम 7 पुट कर दें, सपोज हमने x की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर दी, तो क्या होगा, ये 7 हो गया। 7 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 42 + 7 कितना हो गया, 49, माइनस का 49। अब जो 7 है माइनस का इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 7 = 49।
तो x की वैल्यू 7 लेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी 7 आ जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरी वैल्यू। x की वैल्यू हमने 1 लेके देखा तो आंसर आ रहा था हमारा फ्रैक्शन में अपोन में। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट करेंगे तो 0 उधर जाके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 42 ही रहेगा। तो -7 इधर आके डिवाइड होगा तो 7 6 42। तो हमारे अगर यहाँ पर वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं 7 6, ये तो आप आसानी से ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं दूसरी इक्वेशन। हम सेकेंड इक्वेशन, कौन सी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये वाली। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेकर चलते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं कि क्या हमें निकालना है। अब यहाँ पर भी इक्वेशन में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि वैल्यूज़ इतनी ऊंची ना जाएं कि हम उसको निकालने में बाद में घबरा जाएं, हड़बड़ा जाएं उसको रिप्रेजेंट करने में। तो क्या करेंगे, फिर से देखते हैं हम x की वैल्यू। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करते हैं 6, या सपोज हमने y की वैल्यू पहले पुट की, ये है हमारा x और ये है हमारा y। अब x की वैल्यू अगर हमने ली 6, पहले हमने x की वैल्यू 6 ली तो x इधर से उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 0 आंसर आ जाएगा। तो जब 3 इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 डिवाइडेड बाय 3 आंसर विल बी 0 ओनली। तो हमें तो बहुत छोटे छोटे वैल्यूज चाहिए, तो वो एक लायबल, एक एलिजिबल वैल्यू रहेगी, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो 0 उधर जाके माइनस होगा तो 6 - 0 6 ओनली। 3 इससे डिवाइड होगा तो 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 0 और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा -2 यानी कि -2। तो अब ये वैल्यूज़ जो आपके सामने हैं, ये वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं, इनको आप आसानी से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि इक्वेशन जो ये ग्राफ रहेगा, इसकी जो लाइनें हैं वो दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आपको मैं ग्राफ एक रफ यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, बाकी आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आप उस पर आसानी से ये बना सकते हैं। ठीक है, जो पहली आपकी जो लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी, आप देखिए। पहली लाइन आपकी यहाँ से ऐसी जाएगी, इस तरीके से, और दूसरी जो आपकी जाएगी वो इस प्रकार से यहाँ से क्रॉस होगी। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। सिंपली हम एक्सरसाइज करते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक्सरसाइज तो हम बुक में देखकर, डाइजेस्ट में, गाइड में देखकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में समझना होगा कि ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.2। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, हमें शुरू करने से पहले कंसेप्ट क्लियर करना है कि कितना, ये क्या हमें बताती है ये एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट देखते हैं कि हमें क्या बता रहा है। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर हमें देखना है 3 पार्ट्स जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अभी यहाँ पर। 3 पार्ट में, यानी कि इसके 3 केसेस हैं। जैसे कि हमने 3 मेथड्स देखे ना पीछे, कौन कौन से थे मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड था, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, और एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 केसेस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब ये तीनों केसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो पहले तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो हमें चेंज करनी होगी। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो इसका कंसेप्ट क्या है वो हम देखें पहले। तो चलिए अब इसके हम 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। केस 1 क्या है वो देखते हैं। केस 1, फर्स्ट केस की बात करते हैं। जब कोई लाइन एक ही बार किसी दूसरी लाइन को कट करती है, यानी कि आप देखिए इस प्रकार की अगर कंडीशन आती है, कैसी कंडीशन आती है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, आप देखिए ये है हमारी फर्स्ट लाइन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन यानी कि जो लाइनें दोनों गुजरी हैं, ये एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द पॉइंट वेयर दीज बोथ लाइन्स आर मीटिंग। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं वो कितने पॉइंट्स हैं, दैट इज ओनली 1 पॉइंट, वो एक ही पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको, इसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके,
ओनली वन सॉल्यूशन वी विल गेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वन सॉल्यूशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसको हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। राइटिंग बहुत ख़राब आ रहा है लैपटॉप पे, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, मेरा राइटिंग वैसे इतना ख़राब नहीं है, इफ़ यू डोंट माइंड। तो चलिए, अब ये था हमारा फर्स्ट केस कि अगर कोई लाइन जो है, यानी कि कोई इक्वेशन जो हम वैल्यूज पुट करके निकालते हैं, अगर वो लाइन, दोनों जो इक्वेशंस रहेंगी उनके सॉल्यूशंस में जब हम उसको ग्राफिकल फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर वो लाइन एक ही बार कट हो रही है तो इसका मतलब उसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, वन सॉल्यूशन, या फिर कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे की तरफ, केस टू, सेकंड केस हम देखते हैं। अगर लाइनें, कैसी लाइनें हो, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, कैसी होंगी लाइनें, पैरेलल। सपोज एक लाइन, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और ये है आपकी सेकंड। आप देख रहे हैं ये दोनों कैसे जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, दोनों एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। जब वो एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होंगे। नो मतलब 9 नहीं, नो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाइएगा। तो ये था हमारा सेकंड केस। अभी हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ। दिस इज आवर थर्ड केस, C3। थर्ड केस क्या बताता है, थर्ड केस में बताया गया है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो पहली लाइन ली वो ये ली, और जो दूसरी लाइन ली वो भी इसी के ऊपर आ गई, यानी कि एकदम ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, एकदम ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो 2 थी वो भी यही है, और जो 1 थी वो भी यही है, यानी कि 1 और 2 जो है वो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 1 ओवर अनदर, एक के ऊपर दूसरी आ गई है। तो ये भी तो पॉसिबल है ना भाई। तो ऐसी कंडीशन में हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों केसेस थे जो वो मैंने आपको समझा दिए कि अगर एक बार लाइन जो है कट होती है तो वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो देयर आर इनडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब चलिए, ये तो आपको सबको समझ आ गया होगा, 100% नहीं 200% समझ आ गया होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अब कैसे पता लगे कि जो कौन सा सॉल्यूशन है। क्या हम पूरी लाइनें ड्रॉ करके उसके वैल्यूज पुट करके फिर ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? बाप रे, फिर तो हमारा आधा टाइम तो एग्जाम में इसी को करने में चला जाएगा। तो मैं कहूँगा नहीं, इसमें आपको आधा दिन यानी कि आपका आधा एग्जाम का टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। इसको आगे समझते हैं। चलिए, वी कांट कॉल इट ए ट्रिक बट एक फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम देखते हैं, अब जो हमने अभी तक समझा उसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। देखिए, हम दो इक्वेशंस लेते हैं जिसमें हमने पहला लिया a1x, जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया, दूसरा है b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन पे। वो क्या रहेगा हमारा? सेम टू सेम, बस 1 का 2 हो जाएगा, a2x
प्लस B2y प्लस C2, ये हमारे इक्वेशंस आ गए, इज इक्वल टू ZERO 0। चलिए ये हमारे दो इक्वेशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता लगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट केस। अब आप जानते हैं यहाँ पर ये A1 है, ये A2 B1 B2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 करेंगे, यानी कि रेशियो देखेंगे इनका, यानी कि हम इस प्रकार से लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये दोनों इक्वल रेशियो में नहीं है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशंस होंगे? यहाँ पर होगा वन सॉल्यूशन। कितना? वन सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। होपफुली समझ गए होंगे आप लोग। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब इसके लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो देखिए हमने एक इक्वेशन लिया जो है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू ZERO 0। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम। दूसरा इक्वेशन हमने लिया 4x प्लस 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, यानी कि A1 A2 B1 B2। अब यहाँ पर A1 क्या है? A1 है हमारा 2, तो A1 2 है। A2 क्या है? वो 4 है। B1 क्या है? B1 हमारा 3 है। B2 क्या है? 7 है। अब आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं? 2/4, ये 3/7। हाँ, इसको हम रिड्यूस फॉर्म में ले जा सकते हैं। 2 1 √2, 2 2 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये तो 3/7 ही रहेगा, तो दिस इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या सोल्यूशन होगा? तो यहाँ पर देयर विल बी वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अगर A1 A2 और B1 B2 जो है ये सेम ना हो, यानी कि रेशियो में ना बैठे, तो हम इसको कह सकते हैं वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में हम लोग फिर से सेम हम A1 A2 B1 B2 ही लेंगे। और जैसे कि हमने एक केस में तो यहाँ देख लिया कि अगर A1 A2 B1 B2 सेम नहीं है, इफ द रेशियो इज नॉट सेम, तो चलिए आगे देखते हैं अभी क्या थे। अब दूसरा केस जो यहाँ पर बताया गया, तो फर्स्ट था, अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे केस की। तो दूसरा केस क्या होता है कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 is equal to C1 upon C2, यानी कि ये कंडीशन अगर होती है जिसमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल ये ना हो, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं
कि यहाँ पर कौन सी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कि यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर A1 A2 और B1 B2 सेम हो, लेकिन B1 B2 और C1 C2 सेम ना हो तो नो सॉल्यूशन रहेगा। इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं हम, जिसको अंग्रेजी में हम एग्जाम्पल कहते हैं। तो हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हमने लिया 3x प्लस 6y is equal to 15। दूसरा हमने लिया 6x प्लस 12y is equal to 50। तो इस कंडीशन में आप देखिए, हम A1 A2 पुट करके देखेंगे। अभी A1 क्या है, यहाँ पर 3 है, A2 क्या है, 6 है, B1 क्या है, वो है 6, B2 है 12, यानी कि A1 A2 और B1 B2 हमको मिल गया है। और C1 C2 भी हम ले लेते हैं साथ में। C1 है हमारा 15 और C2 क्या है हमारा 50। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे, पहले हम कट करेंगे इसको। क्या करेंगे, कट करेंगे इसको हम। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A1 A2 और B1 B2 तो 1/2 सेम हो गए, लेकिन 15/50 को हम कट अगर करते भी हैं तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, तो यानी कि ये सेम नहीं रहता है। तो अरे भाई म्यूट करो अपने आप को, कौन बीच में बोलने लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप 1/2 हो गया और यहाँ पर 3/10 रह गया है, यानी कि ये सेम नहीं है। यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू C1 C2। तो ये है नो सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इट इज़ अ पैरेलल लाइन। अब चलते हैं हम तीसरे केस की तरफ, जो कि सिमिलरली अप्लाई होगा। जैसे कि हमने पहले 2 केसेस अप्लाई किए, उसी प्रकार से तीसरा केस भी अब अप्लाई करेंगे हम लोग। तो तीसरे केस में क्या होगा, अब आपने थोड़ा अनुमान तो लगा लिया होगा कि क्या होना चाहिए तीसरा फार्मूला। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग से सोचा हो तो आप समझ गए होंगे कि क्या होना चाहिए। तो अगर नहीं सोचा है तो मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो तीसरा जो केस है उसमें हम देखते हैं ये स्टार मतलब दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये जो केस रहेगा जिसमें तीनों इक्वल रहेंगे, दैट मीन्स दिस इज द थर्ड कंडीशन। और यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, ये कंडीशन रहेगी। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल अगर हम लेने जाएं तो कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू ZERO 0। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हमने सपोज लिया यहाँ पर 4x
प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अभी आप यहाँ पर a1 a2 वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पहला इक्वेशन रहेगा हमारा इनकी 2/4, ये पहला रहेगा। दूसरा रहेगा हमारा 3/6 और तीसरा रहेगा 12/24। तो हम करके देखते हैं। अभी ये है 2/4, दूसरा है 3/6 और तीसरा है हमारा 12/24। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं, ये रहा 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 1 2, 2 2 4, ये है 3 1 3, 3 2 6, फिर से 1/2 आ गया, 12 1 12, 12 2 24। तो तीनों केस में आप देख सकते हैं कि 1/2 1/2 1/2 तीनों जगह पर आ गए। यानी कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ रही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड। और अभी आप इसकी एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व